कभी कभी इंसान अपनी अनैतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इस हद तक गिर जाता है कि उसको अपने किसी भी रिश्ते नाते की मान मर्यादा को रोकने में समय नहीं लगता। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? दरअसल आज की जो घटना है उसमें एक बहू अपने ही ससुर के साथ अनैतिक रिश्ता बनाती और जबरन बनाती। जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे इसकी जो हवस की आग है वो बढ़ती ही जाती है। और एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे कि एक कत्ल होता है। और जब इस कत्ल का खुलासा होता है, जो कातिल होता है, वाकई ये चौंकाने वाली कहानी। तो आखिर कत्ल किसका होता है और ये घटना कहाँ की है, तो इसको जानने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही हो। घटना की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, सबसे एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को आहत किया जाए, किसी को परेशान किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल आज की जो घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है कुशीनगर, और इसी कुशीनगर का एक थाना लगता है सदर बाजार। और इसी सदर बाजार का एक जो कि इलाका अहिरावली, यही के रहने वाले ध्रुव यादव जो कि एक थाने में चौकीदार का काम करते हैं। और इनके परिवार में ध्रुव अलावा उनकी पत्नी, उनकी बहू और बेटा जो कि बाहर में अपने परिवार की जिम्मेदारियों को चलते हुए देखते हुए वो रुपए पैसे कमाने के लिए बाहर ज्यादातर रहता। ध्रुव यादव जो है वो 2 जनवरी को अपने ड्यूटी से सुबह सुबह छोड़ते हैं और जब घर पहुंचते हैं तो अपनी पत्नी को आवाज देते हैं जिसका नाम गीता देवी होता है। वो गीता गीता कह के पुकारते हैं। बाकी घर के भीतर से बहू जिसका नाम रिया होता है, रिया जिसकी उम्र लगभग 26 साल होती है, रिया भीतर से बोलती है कि माँ जी तो नहीं। इसके बाद जो ध्रुव यादव अब ड्यूटी से आए रहते हैं, लगभग 10 बज रहे थे, वो अपना नहाते धोते हैं और खाते पीते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर वो अपनी पत्नी को आवाज लगाते हैं। फिर बहू कहती है कि दरअसल माँ जी तो बाहर गई हैं। इसके बाद वो पूछते हैं कि किसके साथ गई है, कब गई है। तो ये जो रिया है कहती है ऐसा कि माँ जी सुबह सुबह कोई लड़का आया था जिसके बाइक पे बैठ के शायद कहीं गई होंगी। अब धीरे धीरे शाम होने लगती है। उधर ध्रुव यादव रात की ड्यूटी किए थे, सो जाते हैं, शाम हो जाती है और जैसे 6 बजे उनकी नींद खुलती है, अब ड्यूटी जाने का समय होता है, तो फिर से पूछते हैं अपनी बहू गुड़िया से कि गीता आई कि नहीं। इस पर रिया कहते हैं कि अभी तक तो नहीं आई। अब यहीं से ध्रुव यादव की चिंता बढ़ती और वो गीता के जो कि कई रिलेशन में फोन करते हैं कि हो सके गीता किसी रिलेशन में गई, अचानक से कोई बात हो गई। बाकी कहीं से ऐसी कोई खबर मिलती नहीं। सारे रिश्तेदार कहते हैं कि नहीं यहाँ नहीं आई, नहीं यहाँ नहीं, जहां भी फोन किया आस पड़ोस में पता करते, बाकी गीता का कुछ पता नहीं चलता। अब वो चिंतित हो जाते हैं और जिस थाने में वो ड्यूटी कर रहे होते हैं, अब उसी थाने में पहुंचते हैं और अपनी पत्नी की गुमशुदा होने की बात बताते हैं। FIR दर्ज करने के लिए कहते हैं। वो लोग कहते हैं कि वो जब अपनी मर्जी से किसी के साथ बाइक पे गई हैं तो हो सके आ जाएंगे, आप कुछ देर इंतजार कर लीजिए। गीता देवी जिसकी उम्र लगभग 45 साल से ऊपर रहती है। अब ध्रुव यादव रात का इंतजार करते हैं। बाकी जैसे 24 घंटा बीतते हैं, ये अपनी पत्नी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अब पुलिस वाले भी अपनी कोशिश करते हैं, बाकी कहीं से कुछ पता चलता नहीं है, क्योंकि गीता देवी के पास कोई मोबाइल फोन था नहीं। उनको जब भी बातचीत करना रहता अपने बेटे से तो बहू के मोबाइल से कर लेती या पति के मोबाइल से कर लेती। हाउस वाइफ रहती है, फोन की जरूरत रहती नहीं। अब उनका ना ही कोई लोकेशन मिल रहा था और ना ही कहीं से खोज खबर मिल रही थी। पुलिस वाले भी हैरान परेशान। फिर वो रिया से पूछते हैं,
रिया बताती कि मैं जब उठी तो माँ जी तैयार होकर बाहर निकली, इसके बाद मैं झाँक के देखी तो वो किसी की बाइक पे बैठ के जा रही थी, तो मैंने कुछ पूछा नहीं, सोचा कि माँ जी अभी कुछ देर में हो सके बाजार जा रही हूँ, आ जाएंगी। अब पुलिस वाले हैरान हैं, परेशान हैं। धीरे धीरे अब समय गुजरने लगता है। अब 2 जनवरी से 3 जनवरी को FIR होती, कुछ पता ही नहीं। 4 जनवरी, अब 5 जनवरी आ जाती है, और जब 5 जनवरी आ जाती तो ये रिया वो अब टॉयलेट जाती, बाकी तभी उसकी नजर उस टॉयलेट के ऊपर जाती जिसपे कि पानी की टंकी रखी रहती है। वहां से एक साड़ी लटक रही होती, और जब इसको देखती तो उसको याद आता है कि जब हमारी सासू माँ घर से बाहर जा रही थी तो शायद यही साड़ी पहनी हुई थी। वो चीखने लगती। अब उसकी चीख की आवाज को सुन के वहां आस पड़ोस के कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इसके बाद ध्रुव यादव भी आते हैं, और जब सीढ़ी लगा के ऊपर एक लोग चढ़ता है तो देखता है कि उसमें दरअसल गीता देवी की डेड बॉडी पड़ी पानी की टंकी में। अब सनसनी से मच जाती है, तुरंत पुलिस को फोन होता है, पुलिस की एक टीम आती है, वहां से डेड बॉडी को निकाला जाता है। अब बात यह थी कि आखिर गीता देवी इस पानी की टंकी तक पहुंची कैसे। खुदकुशी तो की नहीं होंगी, क्योंकि डेड बॉडी को देखने से ही पता चल जा रहा था कि उनके सिर पे किसी भारी चीज से वार किया गया। अब डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाती है, बाकी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है 2 दिन के बाद तो पुलिस भी हैरान है। अब ध्रुव यादव से पूछताछ करती और साथ ही उनकी बहू रिया से पूछताछ करती, बाकी दोनों के बातों में बड़ा ही झोल माल दिखता है। अब पुलिस को ना जाने क्यों शक इन्हीं दोनों पे आ जाता है, और जब इनसे कड़ाई से पूछताछ होती तो जो 26 साल की रिया ये टूटती है, और टूटती है तो एक ऐसी कहानी बयां करती है जिसकी कल्पना कभी किसी ने की नहीं होगी कि एक लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। दरअसल 2 साल पहले रिया की शादी होती ध्रुव यादव के बेटा गौतम के साथ, और जब रिया की शादी होती दुल्हन बन के घर आती, इसके कुछ ही समय के बाद गौतम नौकरी के चक्कर में घर से बाहर चला जाता है। अब रिया तनहा रह जाती, और जब तनहा रह जाती तो अक्सर अब ज्यादा समय अपने सास और ससुर के पास ही बिताती, और इनकी खातिरदारी पूरी तरह से करती, खाना पीना हो, तेल मालिश हो, सब करती। एक दिन ध्रुव यादव के पैरों की मालिश कर रही थी, और तभी कुछ ऐसा करती जिससे कि ध्रुव उत्तेजित होता है, और इसी अपनी बहू के साथ कुछ ऐसा कर गुजरता है जो कि होना नहीं चाहिए था। दोनों में शारीरिक संबंध बनता है, और वो भी गीता देवी बगल में सोई, और उसी बगल में ध्रुव अपनी ही बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। बाकी उसे बाद में पछतावा बहुत होता है कि ये तो हमारे बेटे की पत्नी हमारी बहू है, और जो मैंने किया वो ठीक नहीं किया, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी इधर रिया को यह चीज बहुत अच्छी लगती है, और वक्त गुजरते रहता है। रिया मानती नहीं, अब जबरन ध्रुव यादव के पास जाती, और इनको कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करती, कुछ ना कुछ ऐसा करती जिससे कि वो उत्तेजित होता, इसके साथ ना चाहते हुए भी संबंध बनाता, और ये सिलसिला अब रोज का हो गया, लगातार ऐसे होता रहा। रिया को जब जी करता है इस ध्रुव यादव के पास जाती, और अपने जिस्म की भूख को शांत करती। कहते हैं पेट की भूख कोई इंसान तो शांत कर लेता है, पर पैसे की अगर जो भूख हो या हवस की भूख हो तो शायद कभी शांत नहीं होती। अब ये सिलसिला लगातार चलते रहता है। बाकी 2 जनवरी की रात को जब ये चौकीदार ध्रुव यादव खाना खाने के लिए आए, तो उस समय जो गीता देवी होती वो खा के पहले ही अपने कमरे में सोने चली गई रहती है, और ये जो ध्रुव यादव खाना तो खाता है, इसके बाद उसकी बहू उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करती है। इसके बाद दोनों अब शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। तभी गीता देवी कुछ उनको आहट होती, उठ के आती है, और दोनों को नग्न अवस्था में आपत्तिजनक स्थिति में देखती है, अपने पति और अपने बहू को। तो उसके होश उड़ जाते हैं, और कहती है कि मैं अभी फोन करके ये सारी बात गौतम को बताऊंगी कि तुम लोग ऐसा उसके पीठ के पीछे कर रहे हो, जो कि अनैतिक है, समाज में निंदनीय है, ये बहुत बड़ा अपराध है। इसके बाद ये ध्रुव यादव तो घबराने लगता है। बाकी जो रिया होती वहीं पड़े एक भारी से पत्थर को उठाती, जो कि घर में ही एक पत्थर रहता है, एक ईंट रहती है, उसी को उठाती, और इसके बाद
गीता देवी के सिर पे दे मारती और तब तक मारती जब तक कि गीता देवी मर नहीं जाती। ध्रुव रोकने की भी कोशिश करता, बाकी गीता देवी जब जमीन पे गिर जाती तो रिया ताबड़तोड़ उस पर वार करती और गीता देवी की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। अब दोनों इसको छिपाने के लिए डेड बॉडी को पहले तो एक रस्सी में बांधते और ये रात के अंधेरे में सीढ़ियों के सहारे से किसी तरह उसको खींच के टॉयलेट के ऊपर चढ़ाते हैं। इसके बाद उसे टंकी में इसके शव को डालते हैं और डालने के बाद अब जैसे ही सुबह होती है ढूंढने का नाटक शुरू होता है। अभी जब बात ध्रुव यादव और रिया के द्वारा इस बात का खुलासा पुलिस के सामने होता है तो पुलिस भी हैरान कि एक 26 साल की लड़की जिसकी महज 3 साल पहले 2.5 साल पहले शादी हुई थी, वो अपने ही हवस को पूरा करने के लिए अपने ही ससुर के साथ अनैतिक संबंधों के चलते अपनी सास का कत्ल कर दी। तो इस कहानी को सुनाने को, इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। फिलहाल में इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अब देखिए कानून तय करता है कि इनको कौन सी सजा मिलनी चाहिए, पर आप लोगों के हिसाब से रिया को कौन सी सजा मिलनी चाहिए और साथ ही ध्रुव यादव को, ये जानते हुए कि ये चीजें अनैतिक है, इसको नहीं करना चाहिए। अपने ही बेटे की बहू के साथ ऐसा वो 2 सालों से कर रहा था। इस बात की जब जानकारी गौतम को मिली तो वो भी शर्मसार हुआ। तो इस पे आप लोग क्या सलाह देते हैं, आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, बाल बच्चों का ख्याल रखें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।